हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग धातु एवं अधातु में पिछले लेक्चर में हम लोग धातु एवं अधातु का भौतिक गुण देखे थे। इसके साथ साथ धातुओं का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया देखे थे। आज हम लोग धातु का जल तथा अम्ल के साथ अभिक्रिया देखेंगे। इसके बाद विस्थापन अभिक्रिया देखेंगे और अंत में हम लोग अभिक्रियाशीलता श्रेणी का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले धातुओं का जल के साथ अभिक्रिया देखते हैं। तो देखिए, धातु जो होते हैं वो दो चरण में अभिक्रिया करते हैं। पहले चरण में धातु जल से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। फिर यहां पर आपको धातु ऑक्साइड, जो यहां धातु ऑक्साइड बना, वह जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बना लेता है। अब देखिए, कई धातु ऐसे होते हैं जो दूसरे चरण की अभिक्रिया को नहीं करते हैं। इसका मतलब यह है कि वो धातु ऑक्साइड पर ही रुक जाते हैं। जैसे हमने यहां देखा, या तो दो चरण में धातु अभिक्रिया करते हैं या एक ही चरण, जैसे धातु तथा जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देते हैं। दूसरे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि कुछ धातु जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस देते हैं। परंतु जब जल वाष्प आ जाए, जब जल ना हो, क्या हो, जल वाष्प हो, तब सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, धातु ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो हम लोग अब आगे इनकी अभिक्रियाएं देखते हैं। पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करके पहले क्या बनाता है, K2O बनाता है तथा हाइड्रोजन ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड बनाया, और फिर क्या करता है, K2O जल से अभिक्रिया करके हमें दे देता है KH दे देता है। तो अब यहां आप ध्यान दीजिए कि अगर हम बैलेंसिंग करना चाहें तो हम लोग इसे क्या कर देंगे, 2KH। अब देखिए, यह दो स्टेप में अभिक्रिया होगा। इसको हम लोग टोटल के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? डायरेक्टली आप एक ही बार में लिख दीजिए, K प्लस H2O हमें क्या देता है, यहां पर KH प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये दो स्टेप में अभिक्रिया होता है। परंतु यहां देखिए, जब पोटेशियम तथा सोडियम रहता है तो धातु ऑक्साइड बनता है, परंतु तुरंत धातु ऑक्साइड अभिक्रिया करता है जल से और धातु हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो हमें ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट इसी अभिक्रिया को लिखेंगे। अब देखिए, इस अभिक्रिया में काफी मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होता है। इसी तरह सोडियम है, सोडियम H2 के साथ अभिक्रिया करके क्या दे देगा, NH प्लस हाइड्रोजन गैस तथा अधिक ऊष्मा दे देता है। यह देखिए, दोनों अभिक्रिया है अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है, अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो अब देखिए, अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होने की वजह से होता क्या है, इतना अधिक ऊष्मा का निर्माण होता है कि यह हाइड्रोजन गैस क्या होता है, वहां तुरंत आग पकड़ लेता है, मतलब प्रज्वलित हो जाता है। तो ये क्या हुआ, चूंकि अधिक मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होता है, अतः हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेता है, मतलब प्रज्वलित हो जाता है, वहां जलने लगता है। तो इस तरह से देखिए, जल में जैसे ही सोडियम या पोटेशियम हम लोग डालते हैं, तुरंत वहां क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा और वह
आग पकड़ लेता है, क्योंकि यहाँ अधिक मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होता है। अतः हम लोग सोडियम तथा पोटेशियम को किरोसिन में रखते हैं। अतः सोडियम तथा पोटेशियम को किरोसिन में रखा जाता है। किरोसिन में रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया न करे। आपको ध्यान है कि यह ऑक्सीजन के साथ भी बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, इसके साथ साथ यह जल के साथ करता ही है। तो इसे सुरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किरोसिन में डालते हैं ताकि वहां ऑक्सीजन तथा जल के साथ इसका संपर्क न हो सके और अभिक्रिया न करे और सुरक्षित रहे, और जब समय पड़े तो हम उसे यूज कर सकें, जब समय आए तो हम लोग उसे प्रयोग कर सकें। यहां ध्यान दीजिए कि पोटेशियम आपको ठंडे जल के साथ शीतल जल के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। शीतल जल के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है और यहाँ KH तथा हाइड्रोजन गैस और अधिक मात्रा में ऊष्मा देता है। इसी तरह सोडियम भी शीतल जल के साथ अभिक्रिया करता है और यहाँ NH हाइड्रोजन गैस प्लस अधिक मात्रा में ऊष्मा बनती है और इस ऊष्मा की वजह से आग लगता है। इसी तरह देखिए कैल्शियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है और यहां भी ऊष्मा निकलती है, परंतु यह ऊष्मा उतना अधिक नहीं होता है जिससे यह हाइड्रोजन गैस को जला सके। अब देखिए दूसरा मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम यहां ध्यान रहे कि यह शीतल जल के साथ अभिक्रिया करता है। कैल्शियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया करता है, परंतु यह मैग्नीशियम जो है शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। इसे हमें गर्म करना पड़ता है, यहां मतलब हमें गर्म जल देना पड़ता है, तब जाकर के अभिक्रिया करता है और यह MgOH और हाइड्रोजन गैस देता है। इसी तरह आगे ध्यान दीजिए जो एल्युमिनियम है, आयरन, जिंक, ये सभी जो हैं ये सभी गर्म या शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। इन्हें हम लोग जब जलवाष्प क्या है, जब हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो वाष्प बनने लगता है, उसके पास ऊर्जा बहुत अधिक होती है, तो इन्हें बहुत ऊर्जा वाले जल की जरूरत होती है। ये जलवाष्प से अभिक्रिया करते हैं। जब एल्युमिनियम जलवाष्प से अभिक्रिया करता है, जलवाष्प से यहां गैस लिख दिया मतलब जलवाष्प हो गया, तो जलवाष्प से जब अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। इसी तरह से देखिए आयरन
आयरन जब अभिक्रिया करता है आयरन, तो यह देखिए इसे और अधिक देर तक गर्म करने पर तब जाकर के अभिक्रिया करता है जल से, और तब हमें मिलता है Fe2O3 मिलता है और हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो इस तरह से देखिए जितनी अभिक्रियाओं को हमने देखा, तो एक अभिक्रिया करने की क्षमता मिली, अभिक्रिया करने की धातुओं की क्षमता, तो यहां देखिए सबसे अधिक अभिक्रिया किसने किया? पोटेशियम। इनके आसपास कौन अभिक्रिया किया? सोडियम। इसके बाद कैल्शियम। इनसे कौन कम है? मैग्नीशियम। इसी तरह आप देखिए एल्यूमिनियम, इसी तरह जिंक। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, अब देखिए कॉपर से अभिक्रिया कराते रहिए, यह अभिक्रिया नहीं करता है। इसी के साथ साथ सिल्वर, Ag, Ag के बाद Au, गोल्ड, ये सभी जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमें अभिक्रिया करने की एक श्रेणी मिली यहां पर। तो इसे आप ध्यान रखें, अभिक्रिया करने की हमें इनसे एक श्रेणी मिला है। यहां पर एक और पॉइंट ध्यान देना है कि जब कैल्शियम तथा मैग्नीशियम अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन गैस बनता है, और इस केस में ऊष्मा भी इतना अधिक नहीं होता है कि हाइड्रोजन गैस को जला सके। तो यह जो हाइड्रोजन गैस बनता है, जब यहाँ कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनते हैं, और ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सतह से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम जल में तैरने लगता है। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम इसके वजह से, क्योंकि बुलबुले गैस के चिपक गए हाइड्रोजन गैस के, और उसके चिपकने से यह क्या हुआ? हल्का हो गया, तो जिसकी वजह से सतह पर तैरने लगता है। तो यह भी आप ध्यान देंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, नेक्स्ट है धातु का अम्ल से अभिक्रिया। जब यहां पोटेशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है KCl तथा हाइड्रोजन गैस, और यह भी बहुत ही अधिक उष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। इसी के आसपास देखा गया सोडियम का भी अभिक्रिया होता है, और यह लवण तथा हाइड्रोजन गैस दे देता है। आपको पता है कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनता है। आप अम्ल क्षार लवण में पढ़े थे, तो सेम अभिक्रिया है। जब धातु यहां अम्ल से अभिक्रिया किया तो क्या मिला हमें? लवण तथा हाइड्रोजन गैस मिल गया। अब देखिए इसी तरह Mg का अभिक्रिया देखिए, Mg का HCl से, तो हमें मिला MgCl2 तथा हाइड्रोजन गैस मिला, हाइड्रोजन गैस, और यहां हीट निकला, उष्मा निकला, लेकिन इतना अधिक उष्मा नहीं निकला। इसका मतलब Mg इन लोगों से कम अभिक्रियाशील है, यहाँ कम उष्मा निकल रहा है, इसका मतलब Mg इन लोगों से कम अभिक्रियाशील है। इसी तरह से देखिए एल्यूमिनियम का जब HCl से अभिक्रिया किया गया तो हमें AlCl3 तथा हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और उष्मा यहाँ बहुत ही कम निकलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एल्यूमिनियम बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। ऐसा क्यों? एल्यूमिनियम बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। एल्यूमिनियम धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, धीरे धीरे, मतलब यहां HCl के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, क्योंकि इस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्योंकि इस पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत होता है, जिसके वजह से यह धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। अब देखिए इसके बाद और कुछ धातु ले लीजिए, जिंक के साथ अम्ल का अभिक्रिया कीजिए तो हमें क्या मिलेगा? ZnCl2 तथा हाइड्रोजन गैस मिलेगा। अब यहां ध्यान दीजिए
कि इसके कंपैरिजन में यहाँ और अभिक्रिया धीरे धीरे हुआ। इसके साथ अगर कंपेयर करें तो जिंक और कम अभिक्रिया करता है। इसी तरह आयरन के साथ अभिक्रिया देखिए, तो आयरन जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ FeCl2 तथा हाइड्रोजन गैस मिला। तो यहाँ पर आयरन को देखा गया और भी कम अभिक्रिया करता है और धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। इसके साथ साथ अगर हम कॉपर ले लें, कॉपर तथा HCl ले लें, तो यह कोई अभिक्रिया नहीं करता है, यहाँ कोई अभिक्रिया होता ही नहीं है। तो अब देखिए यहाँ हमें ध्यान दें तो एक अभिक्रिया श्रेणी यहाँ भी मिल रही है कि सबसे अधिक यहाँ पर किसने अभिक्रिया किया, सबसे अधिक पोटेशियम ने, इसके बाद सोडियम ने, फिर Mg ने, इसके बाद एल्यूमिनियम ने, उससे कम अभिक्रिया किसने किया, जिंक ने, जिंक से कम किसने किया, आयरन ने, और आयरन से कॉपर ने। और यहाँ देखिए जो Ag और Au है ये लोग तो अभिक्रिया बिल्कुल नहीं करते हैं, एकदम थोड़ा भी नहीं करते हैं। तो इस तरह से यहाँ भी हमें एक अभिक्रिया श्रेणी मिल गया धातुओं का कि किस प्रकार से ये लोग अभिक्रिया करते हैं, इनकी अभिक्रिया करने की गति HCl के साथ क्या है। अब हम लोग धातुओं का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया देखिए तो हमें देता है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस, और यह भी काफी अधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी तरह पोटेशियम क्या देगा, K2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस देगा और ऊष्मा देगा। इसी तरह कैल्शियम जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ देखा गया कैल्शियम सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस, और यहाँ ऊष्मा देगा। लेकिन यह देखिए इसमें ऊष्मा बहुत अधिक निकलता है, इसमें कम निकलता है। इसका मतलब क्या है, सोडियम को देखिए क्या हुआ, कैल्शियम से अधिक अभिक्रिया किया। इसी तरह से देखिए Mg का, तो Mg में भी कैल्शियम के साथ अभिक्रिया हुआ, उससे भी कम ऊष्मा निकलता है, इससे भी कम ऊष्मा निकला। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इसने Mg ने इससे कम अभिक्रिया किया, Mg ने इससे भी कैल्शियम से भी कम अभिक्रिया किया। इसी तरह जब एल्यूमिनियम अभिक्रिया करेगा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट मिलेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो यहाँ देखा गया अभिक्रिया बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है। अब देखिए जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का, यह तनु के साथ अभिक्रिया कर, तनु सांद्र के साथ अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर तनु के साथ बात कर रहे हैं। हमने जो अम्ल लिया है वह तनु अम्ल है इन सभी के केस में। अब यहाँ हम लोग नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया देखते हैं। अब यहाँ नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया देखिए, जब सोडियम अभिक्रिया करता है तो सोडियम नाइट्रेट तथा जल मिला और ऊष्मा का निर्माण हुआ। पोटेशियम जब अभिक्रिया किया नाइट्रिक अम्ल के साथ तो यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट तथा जल का निर्माण हुआ। यहाँ पर फिर ध्यान दीजिए हमने तनु अम्ल ही लिया है, आपको तनु अम्ल का ही अभिक्रिया पढ़ना है। आपके कक्षा में तनु अम्लों के साथ ही अभिक्रियाएं पढ़नी है। तो यहाँ देखिए यह तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम नाइट्रेट तथा जल बना। अब ध्यान दीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया आपने जब देखा था तो यहाँ जल नहीं बनता था, यहाँ हाइड्रोजन गैस बनता था, परंतु यहाँ जल बना। ऐसा क्यों, यह कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। ऐसा क्या कारण है कि यहाँ जल का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन गैस नहीं बना। तो यहाँ देखिए जो HNO3 है यह एक आक्सीय कारक है या उपचायक है। तो यह क्या करता है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल आक्सीय कारक है। यह हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत अथवा उपचयित कर देता है। यह हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत अथवा उपचयित कर देता है और जिसे जल बना देता है। परंतु यहाँ दो धातु हैं जो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और सभी क्या करते हैं, हाइड्रोजन नहीं बना करके जल बनाते हैं। परंतु दो धातु हैं Mg और Mn जो कि तनु अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे Mg ने HNO3 के साथ अभिक्रिया किया तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बना। Mn जब तनु के साथ अभिक्रिया किया तो
मैंगनीज नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बना। तो सिर्फ यही जो दो धातु हैं ये हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, अथवा और सभी क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन गैस बनता है उसको तुरंत जल में ऑक्सीकृत कर देते हैं। यहां पर ध्यान दीजिए, जब धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण, जल तथा इनके साथ साथ एक और प्रोडक्ट बनता है, एक और उत्पाद बनता है, वह है नाइट्रोजन ऑक्साइड। और अलग अलग केस में अलग अलग ऑक्साइड का निर्माण होता है, अतः हमने अभिक्रियाओं में नहीं लिखा है। यहां ध्यान दीजिए कि ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है कौन सा बनेगा जब किसी धातु के साथ अभिक्रिया करेगा, तो यह किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर करता है, ये जो हमारा नाइट्रिक अम्ल है उसके सांद्रता पर निर्भर करता है। तो यहां देखिए, इसके कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कॉपर जब तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कॉपर नाइट्रेट तथा जल और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। यहां कॉपर जब सांद्र के साथ अभिक्रिया करता है तो देखिए डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड का निर्माण हुआ N2O का, लेकिन ये प्रोडक्ट दोनों क्या है, सेम है। यहां देखिए, यहां जब जिंक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो जिंक नाइट्रेट तथा जल तथा N2O का निर्माण हुआ, परंतु सांद्रता के केस में क्या हुआ, यहां ये प्रोडक्ट तो दोनों सेम है, परंतु यहां क्या बन गया, NO2 गैस बन गया, मोनोनाइट्रोजन। ध्यान दीजिए फिर से कि यहां जिंक ने जब नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तनु के साथ तो जिंक नाइट्रेट H2O तथा N2O गैस बना, कौन सा, N2O। परंतु जब सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया किया तो ये दोनों प्रोडक्ट तो सेम है यहां, परंतु जो नाइट्रोजन ऑक्साइड बना NO2 पर। तो यहां इन नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वह किस पर निर्भर किया, HNO3 जो हमने लिया, नाइट्रिक अम्ल जो हमने लिया उसके सांद्रता पर निर्भर करता है। यहां ध्यान दीजिए, किसी धातु का दूसरे धातु के विलयन से अभिक्रिया करने पर क्या होता है, यहां पर जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के यौगिक से जब अभिक्रिया करता है तो कम अभिक्रियाशील धातु को वहां से विस्थापित कर देता है। फिर से, जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के यौगिक से अभिक्रिया करता है तो उसे, मतलब किसे, कम अभिक्रियाशील वाले धातु को वहां से विस्थापित कर देता है। जैसे धातु A है और धातु B का विलयन है, धातु B का विलयन हो जाता है, धातु A का विलयन हो जाता है और यहां धातु B को विस्थापित कर दिया। इसका मतलब क्या, यहां धातु B जो हुआ और धातु A हुआ, इसमें कौन ज्यादा अभिक्रियाशील हुआ, इसका मतलब A अधिक अभिक्रियाशील हुआ। जैसे उदाहरण लेते हैं, आपको जिंक सॉलिड हमने लिया और यहां कॉपर सल्फेट लिया, तो कॉपर को जिंक ने विस्थापित कर दिया। क्यों, क्योंकि आप अभिक्रियाशीलता श्रेणी में देखें तो कॉपर कहां है, नीचे है जिंक से, इसका मतलब जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। हमने आपको पहले अध्याय में ही यह अभिक्रियाशीलता श्रेणी बताया था कि यह बार बार प्रयोग में आएगा। यहाँ कॉपर क्या है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जिंक से नीचे है, अतः जिंक इनको विस्थापित कर दिया और जिंक सल्फेट तथा कॉपर सॉलिड बना दिया। और आप पढ़े थे कि समय के साथ नीला विलयन रंगीन हो जाता है। क्यों, क्योंकि समय के साथ जिंक सल्फेट बनते जाता है और जिसका रंग कैसा होता है, रंगीन होता है। और जो आयरन का जो काठी होता है, जो लोहे की काठी होती है, उस पर भूरे रंग के कॉपर के कण आ जाते हैं। तो यह आपको यहां पर पता है। अब देखिए फिर से, यह आयरन जो है जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो विलयन हल्का हरा हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ आयरन जो है कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है और कॉपर को विस्थापित करके FeSO4 फेरस सल्फेट बना लिया, कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बन गया। अतः विलयन समय के साथ नीला से हल्का हरे रंग का होते जाता है। तो ये सभी अभिक्रियाएं आप पहले अध्याय में पढ़े हैं और आप याद कीजिए, इस अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, तो इसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हम लोग पहले अध्याय में इसे पढ़ चुके हैं। अब यह अगर हम देखें तो यह भी एक अभिक्रियाशीलता को डिसाइड करने में
दो या दो से अधिक धातुओं के बीच में अभिक्रियाशीलता का निर्धारण करने के लिए बहुत ही अच्छा नमूना अभिक्रिया है। यहाँ एक केमिकल से इसने विस्थापित कर दिया, अतः ये भी क्या है, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। इसी तरह यहाँ जिंक ने कॉपर को विस्थापित कर दिया, मतलब जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो यहाँ हमें अभिक्रियाशीलता निर्धारित करने में मदद करता है। अब हम लोग एक बार फिर से सक्रियता श्रेणी देखते हैं। आप पहले अध्याय में इसको देख चुके हैं। जब हम लोग धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, उसे हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जब हम लोग धातुओं को उनके अभिक्रिया करने की क्षमता के अवरोही क्रम में लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। और सक्रियता श्रेणी अभी हम लोग देखते हैं। अब देखिए सक्रियता श्रेणी, सबसे ऊपर कौन होता है, पोटेशियम, इसके बाद सोडियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल फॉर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी को हम पारा भी कहते हैं, सिल्वर मतलब चांदी, और यह गोल्ड मतलब सोना। तो यह अभिक्रियाशीलता श्रेणी है। अब देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो जितना ही ऊपर है वो सबसे ऊपर है। हमने एक अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में हमने लिख दिया है। तो यहाँ देखिए बढ़ता हुआ क्रम क्या है, नीचे से ऊपर की तरफ है, और यहाँ ऊपर से नीचे आइएगा तो अभिक्रियाशीलता घटते हुए क्रम में है। तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा हुआ, गोल्ड होगा, Au गोल्ड मतलब सोना, और सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, देन सोडियम। तो यह हमें अभिक्रियाशीलता का ऑर्डर है। अब इसे आप जितना जल्दी प्रैक्टिस कर लें उतना ही जल्दी आपको अभिक्रियाओं पर कमांड होगा। जैसे हम लोग कुछ अभिक्रिया देखते हैं। एक बार हम लोग अम्ल का फिर से धातुओं के साथ अभिक्रिया का वर्णन करते हैं। देखें तो जब सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो यहाँ सॉल्ट तथा हाइड्रोजन गैस तथा उष्मा बनता है। इसी के साथ Mg जब अभिक्रिया करता है तो यह भी हाइड्रोजन को विस्थापित करता है। क्यों करता है? या आयरन जब अभिक्रिया किया HCl से तो FeCl2 तथा हाइड्रोजन गैस बना, इसने भी हाइड्रोजन को विस्थापित किया। क्यों? आप ध्यान दीजिए, क्योंकि यह हाइड्रोजन यहाँ पर है और ये लोग देखिए आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, ये जो भी सोडियम है, Mg है और Fe है, ये सभी क्या है, ऊपर है। तो जो धातु अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसका मतलब वो अभिक्रिया करने की क्षमता उसकी अधिक है और वह हाइड्रोजन गैस को विस्थापित यहां से करेगा। परंतु जो हाइड्रोजन से नीचे है उसकी अभिक्रिया करने की क्षमता हाइड्रोजन से कम है, अतः यहां से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा और यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होगा। तो जो भी धातु हाइड्रोजन से ऊपर है उसकी अभिक्रिया करने की क्षमता अधिक है, वह क्या करेगा, जो धातु हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में, हाइड्रोजन से सक्रियता श्रेणी में ऊपर है वह H प्लस को इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्रोजन गैस बनाता है तथा हाइड्रोजन को विस्थापित करता है तथा हाइड्रोजन को विस्थापित करता है।
जो हाइड्रोजन से नीचे है, परंतु जो हाइड्रोजन से नीचे है नीचे है वह हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है। अतः वे अम्ल से अतः वे धातु अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। जैसा अभी आपने देखा, जितने धातु हाइड्रोजन से ऊपर थे अभिक्रियाशीलता में, उन्होंने हाइड्रोजन गैस तथा लवण दिया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे करके H+ को हाइड्रोजन गैस में बदल देते हैं और लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। परंतु जो इस सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है, वह इलेक्ट्रॉन दे करके H+ को H2 गैस में नहीं बदल सकते, अतः वह अभिक्रिया नहीं करते हैं। अब कुछ विस्थापन अभिक्रियाओं पर भी ध्यान देते हैं। जैसे देखिए, जब आयरन कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करेगा, तो देखिए क्या है, आयरन यहाँ है और कॉपर यहाँ है, तो यौगिक किसका है, कॉपर का यहाँ दिया हुआ है, यौगिक किसका, कॉपर का। आयरन ऊपर है तो लोहा ऊपर है, इसका मतलब लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, अतः विस्थापन अभिक्रिया होगा और यहाँ क्या बनेगा, FeSO4 तथा कॉपर बनेगा। और यहाँ आपको पता है कि यह नीला होता है, नीला से समय के साथ क्या होगा, हल्का हरे रंग में जाएगा। इसी तरह से देखिए, जब जिंक का आयरन सल्फेट से अभिक्रिया करते हैं, तो देखिए यह अभिक्रिया बार बार आपसे पूछता है कि कौन सा अभिक्रिया संभव नहीं है। यहां ध्यान दीजिए, जिंक और आयरन में दोनों में ऊपर कौन सा है, जिंक है। तो जिंक जब आयरन सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा और जिंक सल्फेट तथा यहां आपको आयरन बनेगा और विलयन क्या होगा, समय के साथ रंगहीन होगा, विलयन समय के साथ रंगहीन होते जाएगा। अब देखिए, लेकिन आपने क्या किया, जिंक सल्फेट का आयरन से अभिक्रिया किया, तो यह अभिक्रिया होगा ये जिंक सल्फेट का आयरन से। तो देखिए, जो धातु अभिक्रिया करने जा रहा है वह जिंक सल्फेट जिसका यौगिक है उससे नीचे है, मतलब यह कम अभिक्रियाशील है, तो अभिक्रिया होगा क्या, आप सोचिए, होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में यह नीचे है, अतः जिंक से कम अभिक्रियाशील है, अतः अभिक्रिया बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरह एल्युमिनियम जब फेरस सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, Al2SO4 थ्राइस प्लस Fe, यहां अभिक्रिया होगा। लेकिन जब हम Fe को एल्युमिनियम सल्फेट से अभिक्रिया करेंगे तो होगा ही नहीं। आप देखिए Fe कहां है, यहां है और एल्युमिनियम यहां है, तो एल्युमिनियम जिसे विस्थापित करना है वह ऊपर है, मतलब यह अधिक अभिक्रियाशील का यौगिक है, अतः यहाँ हम लोग इसको विस्थापित नहीं कर सकते और अभिक्रिया नहीं होगा। तो इस तरह से आप अभिक्रियाओं को समझेंगे। अगर आपको सक्रियता श्रेणी पता है तो इस तरह अभिक्रिया आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप वहां से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और ये दोनों के बीच में बहुत अभिक्रिया पूछता है, अतः आप इस पर विशेष ध्यान देंगे। आयरन और जिंक के बीच में इसे बिल्कुल ध्यान देंगे, क्योंकि यहां पर आपसे कई बार मिस्टेक होता है। जब धातु
क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तो धातु क्लोराइड बनता है। जैसे सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। आपको संतुलित करने आता है, संतुलित करने आता है, यहाँ 2 कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह Mg जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा, MgCl2 बनेगा। इसी तरह से एल्यूमिनियम अभिक्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। यहाँ संतुलित करने आपको आता ही है। इसी तरह Fe जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ FeCl3 बनता है, FeCl3 बनता है। ध्यान देंगे, FeCl2 नहीं, FeCl3 बनता है। और जब HCl अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, FeCl2 बनता है। तो इन दोनों पॉइंट को ध्यान देंगे। HCl जब आयरन से अभिक्रिया करता है तो FeCl2, और जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है तो FeCl3। आपको संतुलित करने आता ही है। इसी तरह जिंक जब क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो ZnCl2 बनता है। तो इस तरह से क्लोरीन से अभिक्रिया करके यहाँ धातु क्लोराइडों का निर्माण होता है। जैसे इसे सोडियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, यह एल्यूमिनियम क्लोराइड हुआ, आयरन थर्ड क्लोराइड, या इसे हम फेरिक क्लोराइड भी कह सकते हैं, आयरन थर्ड क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड भी कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ धातु क्लोराइडों का निर्माण होता है। अब हम लोग हाइड्रोजन के साथ धातुओं का अभिक्रिया देखते हैं। तो देखिए, सारे धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं, सारे धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। सिर्फ कुछ ही धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं, जो क्या होते हैं, अत्यधिक अभिक्रियाशील होते हैं। सिर्फ अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु ही अभिक्रिया करते हैं। जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो यहाँ जब सोडियम अधिक अभिक्रियाशील है, यह क्या करता है, NaH बना देता है, NaH। इसको संतुलित कर लीजिए, NaH। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो KH बना देता है, संतुलित आप कर लें। कैल्शियम जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो CaH2 बनाता है। और Mg जब अभिक्रिया करता है हाइड्रोजन से तो क्या करता है, MgH2 बनाता है। तो देखिए, यह सारे धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं होता है, सिर्फ अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुओं के साथ ही होता है। और ये सारे क्या है, आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक हैं। ये सारे आयनिक यौगिक हैं, जिसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।